हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, थिंग्स यू शुड नो टू अंडरस्टैंड बजट 2023। आप सभी को पता होगा आज डेट है 1 फरवरी। आज क्या है, फाइनेंशियल मिनिस्टर ने क्या किया है, बजट डिक्लेयर किया है। और इस बजट बेसिकली हर साल फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले बजट डिक्लेयर किया जाता है। तो बजट में एग्जैक्टली होता क्या है, बजट डिक्लेयर कौन करता है और ये बजट क्यों डिक्लेयर करना होता है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस इतना है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो आपको बजट को समझने के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। राइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, सी दिस पर्सन इफ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नाम भी दे दिया है, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे शायद आप देख सको कि दिस पर्सन इज नथिंग बट द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। ये कौन है, हमारे कंट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इनको क्या करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में हेल्प करते हैं। और ये क्या करेंगे, एक इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट से पहले एक दिन, ये इकोनॉमिक सर्वे मतलब पिछले साल हमने क्या क्या किया था उसका एक सर्वे बहुत अच्छे से ये क्या करेंगे, बताएंगे पूरे कंट्री को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उसके बाद कैन यू रिकॉग्नाइज दिस पर्सन, दिस इज नथिंग बट द निर्मला सीतारमण, आवर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने क्या किया है, बजट डिक्लेयर किया है इस साल का। और इस बजट में बताया है कि कहां से इनकम, बजट बेसिकली क्या है, हम सभी को पता है, बजट नथिंग बट दी प्लानिंग होता है हमारे इनकम का और हमारे एक्सपेंडिचर का। राइट, तो ये बजट जो है इंडिया का पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा किया जाएगा और कितना पैसा कमाया जाएगा, कहां पे पैसे खर्च करने, व्हाट विल बी आवर प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड व्हाट विल बी प्रेफर्ड सेक्टर्स फ्रॉम विच वी कैन अर्न मोर ऑन इन एनी फाइनेंशियल ईयर। राइट, तो ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर है। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको लोगों को बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बजट जो डिक्लेयर किया जाता है, बजट क्यों डिक्लेयर किया जाता है, दिस आर नथिंग बट द फर्स्ट रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एज अ कंट्री। आप सभी को पता होगा हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है। ठीक है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस वी हैव। ठीक है, ये सारे रिसोर्सेस का अच्छे से एलोकेशन करना, ताकि हम उन सारे रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। जैसे कि सभी को पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। लेट्स सपोज, मैं आप सभी को एक फैक्ट बता देता हूं, इंडिया के 1% लोगों के पास, इंडिया के 1% लोगों के पास इंडिया के 95% इनकम है। कितना है, 95% इनकम है। और 5% लोगों के पास सिर्फ, बाकी 99% लोगों के पास सिर्फ 5% इनकम। ठीक है, एक कितनी बड़ी है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है इंडिया। इंडिया इज अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वेयर वी कैन सी दिस इकोनॉमी विटनेसेस द इनकम इनइक्वालिटी। तो इफ वी कैन allocate these resources in a better manner, efficient manner, we can reduce the inequality between income and wealth. Clear? Third, economic stability. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह आ जाते हैं तो बहुत बार ऐसे सुनने को मिला था, रिसेशन आने वाला है, यूएस में रिसेशन आया है, डिप्रेशन भी आ सकता है, जहां पे पैसों की वैल्यू बढ़ जाती है। राइट, और मार्केट कंडीशन जो है थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि हमारे जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है, इंडिया का इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, एक इंडिया के अंदर जितने सारे इकोनॉमिक प्लेयर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, कस्टमर्स है, इन्वेस्टर्स है, कैपिटल मार्केट है, इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करना, ताकि वी कैन कंज्यूम दो स्टॉक्स वेरी एफिशिएंटली। देन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को ग्रोथ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा, इंडिया ने ही अभी ही कुछ दिनों पहले यूके को ओवरटेक कर लिया है लार्जेस्ट इकोनॉमी को बनाने में। राइट, तो इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे आ गया है यूके को सरपास करके। देन आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, इंडिया में कहा जाता है कि 35 एज तक के लोग जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसी एज ग्रुप में से है। तो इंडिया को कहा जाता है यंग नेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यंग नेशन। तो अगर ये यंग नेशन है तो इस यंग नेशन का क्यों ना ज्यादा से ज्यादा फायदा या फिर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस का बेनिफिट लिया जाए। तो इन बेनिफिट लेने के लिए उनको
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देना जरूरी है। उस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए उनको उस तरह से एजुकेट करना पड़ेगा, उस तरह से स्किल करना पड़ेगा। ये सारी चीजें बजट में दिखाई जाती है। आफ्टर दैट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। वॉट एवर द पब्लिक एंटरप्राइज आर नथिंग बट द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो है, जो पब्लिक के फेथ में काम करते हैं, उनका किस तरह से यूज करना है। एंड आफ्टर दैट, रिडक्शन रीजनल डिस्पैरिटीज। जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, जो अर्बन और रूरल में डिस्पैरिटी आपने देखने को मिलती है, उस डिस्पैरिटी को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एक ग्रोथ डेवलप नेशन बनने का, वो हम अचीव कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे और सभी को मैं बता सकता हूं, ये जो यूनियन बजट है ना, ये यूनियन बजट बेसिकली कहां पे कब डिक्लेयर होता है? ये 1 फेब पे डिक्लेयर होता है। कौन डिक्लेयर करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सबसे पहले बिफोर दिस ये सबसे पहले कब डिक्लेयर होता था? ये डिक्लेयर होता था 28 फेब को। कब डिक्लेयर होता था? 28 फेब तो लेकिन निर्मला सीतारमन जी के से पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली, मिस्टर अरुण जेटली। मिस्टर अरुण जेटली हमारे क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये कहा कि हमारा यूनियन बजट जो है थोड़ा सा पहले डिक्लेयर होगा, ताकि वी गेट बफर टाइमिंग हमें मिले कि हम उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। तो ये क्या हुआ? 28 फेब उसका क्या हुआ? डेट हुआ। इस डेट पे बजट डिक्लेयर किया जाएगा। राइट? तो उसके पहले डे बिफोर बजट, राइट, ये जो बजट है, एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले क्या किया जाता है? डिक्लेयर किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे डिक्लेयर किया जाता है। अभी इकोनॉमिक सर्वे मतलब क्या है? समझो, अभी जो बजट डिक्लेयर हुआ है, वो बजट डिक्लेयर हुआ है 2023 से 2024 का बजट ऑफ 2023 टू 24। ये बजट मतलब इस साल का फाइनेंशियल ईयर का प्लानिंग डिक्लेयर हुआ है। और तो लास्ट ईयर भी 2022-2023 का हमने बजट बनाया था। तो हमने ये देखना है, जो बजट हमने बनाया था उसको क्या हमने ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था क्या उस ऑब्जेक्टिव को हमने मिटिगेट किया है, वो देखना बहुत जरूरी है। इसी वजह से बजट बनाने के बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारा परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है, परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है, इसको दिखाने के लिए हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है सारा इकोनॉमिक सर्वे जो है डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें क्या बनाते हैं? बजट बनाते हैं और बजट डिक्लेयर करेंगे, और फिर से हमारे प्लानिंग शुरू होगी आने वाले समय में। राइट? किस तरह से हम पूरे साल में फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। और क्या आप सभी को पता है, ये जो बजट है ना, ये दो तरह से डिक्लेयर किया जाता है। किस तरह से? एक सबसे पहला है एक होता है फाइनेंस बिल। दो डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किए जाते हैं, एक होता है फाइनेंस बिल, राइट, दूसरा होता है आपका अप्रोप्रिएशन बिल। क्या है आपका? अप्रोप्रिएशन बिल है, राइट। अगर ये अप्रोप्रिएशन बिल है तो इन दो डॉक्यूमेंट से बजट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। और ये जो बजट है, आर्टिकल नंबर 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 112 के तहत ये बजट डिक्लेयर किया जाता है। और डिक्लेयर कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। कब करेगा? बिफोर द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स। और बिफोर फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। और वो स्टार्ट होने से पहले ये जो फाइनेंस बिल है और जो अप्रोप्रिएशन बिल है, जैसे कि आप सभी को पता है, हर एक चीज को, हर एक बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इट शुड बी पास बाय द अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ आवर इंडिया एंड आफ्टर दैट प्रेसिडेंट। तो यहां पे सिर्फ ये क्या होता है, ये जो बिल है, ये जो दोनों बिल है, ये दोनों बिल लोकसभा द्वारा क्या किया जाना चाहिए? लोकसभा द्वारा क्या करना चाहिए? पास हो जाने चाहिए, तब जाके ये जो बिल है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। राइट? तो आई होप आप सभी को ये जो सारी चीजें हैं, ये जो फैक्ट्स है, बहुत अच्छे लगे होंगे एंड यू मस्ट हैव रियली एंजॉयड द सेशन। और ये सारी जो चीजें हैं आपको आने वाले समय में, मतलब अभी जो बजट डिक्लेयर हुआ है उसको समझने में बहुत अच्छे से आसानी होगी। एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से हम बजट को समझ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूनियन बजट में
जो यंग लोग है, जो यंग यूथ है हमारा, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि इनकम जो है, पर्सनल इनकम, उस पर जो टैक्स लगता है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, उसका ब्रैकेट बढ़ा के 5 लाख से सीधा 7 लाख तक बढ़ाया दिया गया है। तो मतलब 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, जो यूथ है, जो पीपल है, जो लोग है जो 5 लाख से 7 लाख के बीच में जो आते थे, जिनको टैक्स भरना पड़ता था, उनको अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस सब के लिए बहुत गुड न्यूज है, राइट। तो आई होप आपको सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से अच्छे सेशन के लिए जुड़े रहना है IFS के साथ, एंड आई वेलकम यू at every session at IFS. Thank you so much for joining. Enjoy your day and happy learning with IFS. Thank you.